स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज आपके सामने एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूं, मोशन अंडर ग्रेविटी में या फिर फ्री फॉल कह सकते हैं आप। टॉपिक का नाम क्या है? एयर रेजिस्टेंस इन फ्री फॉल। आप सबने एनालाइज किया होगा, जब भी आप कभी साइकिल चलाते हैं तो आपके बाल हवा में ऐसे पीछे की तरफ उठते हैं। आपने किसी झंडे को देखा होगा, झंडे जैसे आप एक झंडे को पकड़ के दौड़ते हैं तो आपकी जिस तरफ आपका मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में झंडा फहराता हुआ दिखता है आपको। ऐसा क्यों होता है? उन सब के पीछे एयर रेजिस्टेंस का रोल होता है। हवा जो होती है आपके मोशन का अपोज कर रही होती है और एयर रेजिस्टेंस को ही फिजिक्स की भाषा में प्यार से कहा जाता है एक्सेलरेशन, की एक्सेलरेशन ऑफर्ड बाय एयर रेजिस्टेंस, ऐसा लिखा जाता है। और हमेशा ही याद रखिएगा कि जो एयर रेजिस्टेंस का डायरेक्शन होगा वो आपके मोशन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेट्स से कि एक पर्सन जो है वो इस डायरेक्शन में किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट? तो इसको जो एयर ड्रैग में ऑफर हो रहा है, इसको जो एयर रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, इसके मोशन को, उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी? अपोजिट टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एयर रेजिस्टेंस जो होता है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि एयर रेजिस्टेंस जो होगा आपके सामने होगा, उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी, अपोजिट टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। फ्री फॉल की बात करें तो जब भी कोई पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आपको दिखाई देती है, जिसको आप एनालाइज करते हो, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। बट जो एयर ड्रैग होगा, जो एयर रेजिस्टेंस होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उस सिचुएशन में कैसी होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो एयर ड्रैग कैसा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। उसके कारण जो एक्सेलरेशन ऑफर्ड हो रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसका इन्वर्स बात करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में हमने उछाला है, वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब ऊपर जा रहा है तो जो हवा है वो उस ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश कर रही है, और रोकेगी कैसे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस अप्लाई करके। बात को बड़े ध्यान से समझेंगे, छोटी सी बात है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर हवा प्रेजेंट होती है, अगर हम एयर प्रेजेंस का केस कंसीडर करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, फ्री फॉल में, तो जो ऊपर जाने का टाइम है, जिसको अंग्रेजी में टाइम ऑफ एसेंट कहा जाता है, और नीचे आने का टाइम ऑफ डिसेंट कहा जाता है, क्या वो इक्विवेलेंट होते हैं? क्या वो सिमेट्रिकल होते हैं? क्या उनकी वैल्यू इक्वल होती है? अगर हम एयर को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हाँ, इक्वल होती है। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है ऑब्जेक्ट को, उतना ही टाइम वापस सेम लेवल पे आने में लगता है। बट अगर हवा प्रेजेंस है, हवा वहां पर मौजूद है, एयर का प्रेजेंस वहां पर कंसीडर किया गया है, तो ये सिचुएशन वहां पर गलत हो जाती है। वहां पर ऊपर जाने में कुछ अलग टाइम लगेगा और वापस आने में, सेम पाथ को वापस उसी लेवल पे आने में आपको जो टाइम लगेगा उसकी वैल्यू कुछ अलग होगी। क्या वैल्यू होगी? किस तरह से उसको देखा जाता है? न्यूमेरिकल में क्या छोटी सी चीज को ध्यान में रखा जाता है? सारी बातों का जिक्र करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने इस लाइन को लिख ही लेना है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा एयर रेजिस्टेंस। चलिए तो देखो, हम फ्री फॉल में अगर बात करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास जो अपवर्ड डायरेक्शन में किसी v वेलोसिटी से जा रहा है ग्राउंड से, राइट? तो आप सबको पता है जब ये ऑब्जेक्ट यहां से कहीं से गुजरा, इनिशियली लेट्स से कि इसको u स्पीड से मैंने प्रोजेक्ट किया गया, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप देखोगे अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? जो हवा है, जो एयर का रेजिस्टेंस होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, A। और दूसरी एक ग्रेविटी है, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है हमेशा, वो हो गया जी। आप सबको पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव लेंगे।
अपवर्ड डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव लेंगे, साइन कन्वेंशन बड़े आसानी से अब आपको सबको आते होंगे। चलिए इसको एनालाइज करते हैं। अब ए को जी के साथ जोड़ना कैसे है। ओके, तो सबसे पहले टाइम ऑफ एसेंट का जब एयर को नेग्लेक्ट किया जाता था, एयर फ्री स्पेस में, जब एयर फ्री स्पेस होता था तो टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने में जो समय लगता था वो लिखा जाता था u अपॉन जी, राइट। बट अब क्या हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में वही टाइम ऑफ एसेंट अब क्या हो जाएगा, u डिवाइडेड बाय, ये देखो नेट एक्सेलरेशन थी, अब यहां पर नेट एक्सेलरेशन क्या है, दिस प्लस दिस, सो a प्लस जी, ये हो जाएगा एयर की प्रेजेंस में टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा ग्राउंड से। टाइम ऑफ डिसेंट का थोड़ा सा रोल अलग होता है, उसको देखते हैं। सबसे पहले ये भी देख लेते हैं कि इस हाइट को कैसे एनालाइज किया जाएगा। जब मैं हाइट को एनालाइज करता हूं तो मुझे, आप सबको पता है कि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सारी की सारी इक्वेशंस यहां पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और ये जो एयर रेजिस्टेंस है इसको भी आपके न्यूमेरिकल में कांस्टेंट कह के पुकारा जाएगा, बिकॉज हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करने हैं, वो तभी अप्लाई होते हैं जब हमारे पास एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। सबको याद होना चाहिए इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी अप्लाई होते हैं जब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो। ओके, यहां पर ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दोनों को प्यार से हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जब प्लस कर दिया तो ये एक छोटा सा रिजल्ट आ गया है। हाइट की तरफ चलते हैं। अब मैं हाइट को एनालाइज करूं अगर, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे कहता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन टी स्क्वायर। अब मुझे यहां पर नेट एक्सेलरेशन यूज करनी है, याद रखिएगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यूज करनी है। s का वैल्यू कितना, h, ये लिख दिया मैंने h, इनिशियल वेलोसिटी मैंने लिख दी u, t, टाइम ऑफ एसेंट लिखा जाएगा, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक जाने का टाइम देख रहे हैं, फिर प्लस हाफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, इन दोनों का सम किया जाएगा a प्लस जी। और याद रखें इनकी डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए मैंने यहां पर माइनस का साइन लगाया है। ये अब एक ही क्वांटिटी बन गई, a नेट हो गया a प्लस जी, टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर। इस तरह से आप यहां पर टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू पुट करके h का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब सबको पता होगा h हमने एयर फ्री स्पेस में जो कैलकुलेट किया था वो क्या किया था, u स्क्वायर अपॉन 2g, ये था एयर फ्री स्पेस में। तो एयर की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा h का वैल्यू, आप सब यहां पर अब लिख सकते हैं g प्लस, ऐसा हो जाएगा एयर की प्रेजेंस में, जब एयर को कंसीडर किया जाएगा कि g की जगह आप क्या लिख देंगे, g प्लस a लिख दिया जाएगा। ओके, ये तो बात होगी h कैसा लिखा जाए, ये तो बात होगी टाइम ऑफ एसेंट कैसा लिखा जाए इस सिचुएशन के मुताबिक। क्वेश्चन पूछा जाता है ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, किस जर्नी में कम टाइम लगता है तो वो भी देखेंगे कि किस जर्नी में कम टाइम लगेगा। तो आपको अगर पता है तो आप बता सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ऊपर जाने में कम टाइम लगेगा कि वापस आने में कम टाइम लगेगा। आप अपनी तरफ से रिजल्ट को रखिए और देखते हैं कि हमारे लेक्चर में क्या कंक्लूजन निकलता है उस रिजल्ट का। चलिए वापसी की कहानी देखते हैं। जब यही ऑब्जेक्ट वापस आ रहा होगा, ठीक है, जब यही ऑब्जेक्ट वापस आ रहा होगा तो फिर क्या सिचुएशन बैठेगी इसकी। ये तो इनिशियली यहां से ड्रॉप हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 से वापस आ रहा है। अब मैंने कहा जब वापस आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, बट एयर रेजिस्टेंस कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई होगा, तब एयर रेजिस्टेंस अप्लाई होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों होगा आप सबको पता है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो है इस वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, ये तो पता था कि नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी का वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये कॉन्सेप्ट सीख लिया कि एयर रेजिस्टेंस जो होगा वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको हमने क्या किया,
अपवर्ड डायरेक्शन में रख दिया। अब इन दोनों का क्या तालमेल होगा, एक एक्सेलरेशन तो यहां बैठी अपवर्ड डायरेक्शन में, एक एक्सेलरेशन यहां बैठी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यह है एयर की प्रेजेंस के कारण। इन दोनों को कैसे हैंडल किया जाए, अब आप सबको पता है कि फाइनली दो एक्सेलरेशन लगने के बाद भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है, इसका मतलब यह है कि यह वाली एक्सेलरेशन ज्यादा है और यह वाली एक्सेलरेशन कम है। समझे क्या कहा मैंने, ऑब्जेक्ट फाइनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली दो एक्सेलरेशन में से ये एक्सेलरेशन ज्यादा होगी और ये वाली एक्सेलरेशन कम होगी। तो इनका जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब क्या लिखा जाएगा, g माइनस ए, अपोजिट डायरेक्शन होगी ना ये दोनों। तो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नेट एक्सेलरेशन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा g माइनस ए, ऐसा लिखा जाएगा क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ऑलराइट, अब हमें टाइम ऑफ डिसेंट कैलकुलेट करना है, वापस आने का, नीचे टॉप मोस्ट पोजीशन से ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा उसको कैलकुलेट करना है। उसको देख लेते हैं, क्या लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ नेट एक्सेलरेशन t का स्क्वायर। h की वैल्यू क्या है, ये है आपके सामने। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0 है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन देख रहे हैं ना, डाउनवर्ड जर्नी हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 0 होगी। तो h इक्वल्स टू, ये तो 0 चला गया, यहां से आ गया 1/2, नेट एक्सेलरेशन कितनी आई, इतनी आई, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए मैं माइनस साइन भी लगा रहा हूं, ऐसे इस तरह से। ये देखो टॉप मोस्ट पोजीशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बातों को याद रखिए, अगर कहीं दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूरी बताइए। मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, टॉप मोस्ट पोजीशन से नीचे की तरफ अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी अप्रोच करती है तो उसको नेगेटिव के साइन के साथ लिखेंगे। यहां पर डिस्प्लेसमेंट टॉप मोस्ट ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है इसलिए h नेगेटिव साइन के साथ जाएगा, तो यहां पर लिखा जाएगा h की वैल्यू को माइनस के साथ रखा जाएगा, माइनस u स्क्वायर अपॉन 2g प्लस a, ऐसा लिख दिया गया, इक्वल्स टू माइनस 1/2 g माइनस a टी स्क्वायर। ये t कौन सा है, टाइम ऑफ डिसेंट है, नीचे आने का टाइम, वापस आने का टाइम। ये माइनस को कैंसिल कर देगा, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। g माइनस ए इधर आ जाएगा, तो देखो मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लिख रहा हूं, u स्क्वायर अपॉन g प्लस ए g माइनस ए, ऐसा लिखा गया, इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट का क्या है, स्क्वायर है यहां पर। अब इस स्क्वायर को अगर हम हैंडल करते हैं, ये स्क्वायर जब इधर आएगा, इस स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसे। तो ये आपके पास आ गया टाइम ऑफ डिसेंट। अब देखो टाइम ऑफ एसेंट हमने क्या लिखा था, मैं फिर से लिख देता हूं, टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में हमने टाइम ऑफ एसेंट जो लिखा था वो लिखा था टाइम ऑफ एसेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर u अपॉन g प्लस ए, ये था ऐसे, और टाइम ऑफ डिसेंट आ गया, ये आ गया u अपॉन अंडर रूट ऑफ g प्लस ए g माइनस ए। अब एक्सप्रेशन आपके सामने है, अब बता दीजिए ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लगा कि वापस आने में ज्यादा टाइम लगा, टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा है कि टाइम ऑफ एसेंट ज्यादा है। हिंट्स अब आपके सामने है, चलिए हम भी एनालाइज करते हैं इस सिचुएशन को कि इन दोनों में से कौन सा टाइम ज्यादा होगा। देखो टाइम ज्यादा होगा इसका मतलब डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो ये टाइम ज्यादा होगा, ओके। अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो टाइम ज्यादा होगा, तो एक तो ये डिनोमिनेटर रहा, एक ये डिनोमिनेटर रहा, इन दोनों डिनोमिनेटर में से ये वाला डिनोमिनेटर छोटा होता है। देख लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ भी, तो हम यहां लिख रहे हैं अंडर रूट ऑफ g प्लस ए g माइनस ए, ये जो वैल्यू है इट इज लेस देन g प्लस ए, ऐसे।
ये वैल्यू छोटी आएगी। अगर ये क्वांटिटी छोटी है, ये क्वांटिटी छोटी है, तो टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा लगा कि ऑब्जेक्ट ऊपर जल्दी चला गया, लेकिन जब वापस आ रहा था ना तो धीरे धीरे वापस आया, ऊपर जल्दी चला गया। कम टाइम लगा ना तो जल्दी चला गया, कम टाइम लगा जल्दी चला गया, और ज्यादा टाइम लगा मतलब धीरे धीरे वापस आया है। तो ये कंक्लूजन आपको एसर्शन रीजनिंग में पूछा जाता है, ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है। ऐसे ही टीचर चलते चलते आपकी नॉलेज चेक करने के लिए पूछ लेता है, और आपको भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आएगा तभी तो आप कहोगे आपको फिजिक्स आती है, आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आपको पढ़ाने वाले को कुछ आता है और पढ़ने वाले को भी कुछ आता है। इधर देखिए, ये है आपका कंक्लूजन, ये है आपका कंक्लूजन। इस कंक्लूजन तक आपने पहुंचना था। अब मैं आपको कहता हूं जी की वैल्यू 10 ले ले, ए की वैल्यू 1 ले ले, ये बन जाएगा 11। क्या बन जाएगा, 11। चलिए, तो ये तो होगा 11, ये होगा 10 + 1 11, 10 - 1 9, तो ये आ जाएगा 11 × 9, और ये आ गया 11। ये कितना आएगा, इसको जब मैं देखूंगा ये आ जाएगा 99। तो देखो जो 99 होता है, अगर यहां पर 100 होता तो 100 का अंडर रूट क्या होता है, 10। इसका मतलब दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली लेस देन 10। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये अप्रोक्सीमेटली क्या आएगी, लेस देन 10 आएगी, जबकि ये वैल्यू कितनी है, 11 है। तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने से भी हमें पता लग गया कि ये G + A हमेशा ही बड़ा आएगा एज कंपेयर टू दिस क्वांटिटी। सो वी कैन कंक्लूड दैट द टाइम ऑफ एसेंट इज लेस एज कंपेयर टू टाइम ऑफ डिसेंट इन फ्री फॉल मोशन। याद रहे कि जो एयर का रेजिस्टेंस होगा उसके कारण जो एक्सेलरेशन ऑफर होगा वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए न्यूमेरिकल में, तभी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, और आएगा भी वो कांस्टेंट वैल्यू ही दिया होगा। इससे बड़ा कुछ नहीं आएगा। बस आपको इस रिजल्ट को ध्यान रखना है, कैसे आपने G - A कब लिखना है, G + A कब लिखना है, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो ये जो अगर इस पे सवाल आता है तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को, इस तरह की सोच को सीख रखा होगा, इसके नोट्स बना रखे होंगे, इसको आपने रिवाइज करके रखा होगा। मिलते हैं नए लेक्चर में, नए दौर में। तब तक के लिए अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, मेरे बाकी लेक्चर्स भी देखते रहिए, और अगर मेरे लेक्चर पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह से मेरे इस चैनल को हौसला अफजाई देते रहिए। आपसे जल्दी मुलाकात होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।